हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, जो क्लास 11th का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके सारे फॉर्मूले को बहुत आसान भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। ये वीडियो IIT JEE नीट या फिर क्लास 11th के स्टूडेंट के लिए है। सेंटर ऑफ मास मीन्स द पोजिशन वेयर सेंटर ऑफ होल बॉडी कैन बी एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड, यानी कि एक पॉइंट पे जहाँ पे हम सारे बॉडी का मास को कॉन्सेंट्रेटेड मान के उसके डायनामिक्स को सॉल्व कर पाते हैं, उसी को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। अब दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं, बहुत वैरायटी के, बहुत से, बहुत आकार के या बहुत मास वाले होते हैं, तो उसके सेंटर ऑफ मास कैसे पता करते हैं? पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं एक एग्जाम्पल से। मान लो कि XY कोऑर्डिनेट है और 3 मास है, 1 2 3, M1 M2 M3 के, और उसके पोजीशन क्रमशः दिए X1 Y1 X2 Y2 एंड X3 Y3। तो उसके जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होते हैं उसके X में अलग होंगे, Y में अलग होंगे। तीनों मास को अगर सिस्टम मान ले तो उसका सेंटर ऑफ मास कहीं पे होता है। अब इसको पता कैसे करते हैं? तो इसको पता करने के लिए बेसिकली आपको एक फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ता है। उस फॉर्मूला का नाम है, जैसे X का निकालना हो ना, तो M1 X1 प्लस M2 X2 प्लस M3 X3 अपॉन टोटल मास का समेशन। उसी तरह से Y में M1 Y1 M2 Y2 M3 Y3 अपॉन टोटल मास का समेशन। यहीं पे अगर पॉइंट मास ना दे के कोई कॉन्टिन्यूस बॉडी दे दे, जैसे कि कोई खमहा दे दे, कोई मतलब गोला दे दे, कोई सर्कल दे दे, कोई रिंग दे दे, है ना, कोई होलो स्फीयर, कोई सॉलिड स्फीयर दे दे, कॉन दे दे, ट्रायंगुलर लेमना प्लेट दे दे, कुछ भी दे दे, उसका कैसे पता करते हैं? तो उसका बेसिकली इंटीग्रेशन करके पता किया जाता है। इंटीग्रेशन ऑफ RDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM, इसको 0 से लेके पूरे बॉडी तक इंटीग्रेट करोगे तो आपको आ जाता है। जैसे मान लो कि एक L लेंथ का रॉड दिया हुआ है, उसका मास M है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा वो पता करते हैं इंटीग्रेशन मेथड से। पहले आप एक ओरिजिन मान लो इस सिरे को आप ओरिजिन मानते हो, यहाँ से X डिस्टेंस पे आओ, छोटा सा मास कट कर लो, छोटा सा मास कट लो, कट करके उसका DM निकाल लो। उसका DM क्या होगा? मास पर यूनिट लेंथ इंटू DX, और उसी इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में बैठा दो, इंटीग्रेशन ऑफ XDM अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ DM। करते जाओगे इंटीग्रेशन तो आपका आंसर आ जाएगा L/2, यानी कि उसके सेंटर पे होगा, क्योंकि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसी प्रकार से इंटीग्रेशन करोगे मान लो हाफ रिंग में, तो हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके सेंटर से 2r/π डिस्टेंस पे होता है। उसी प्रकार से हाफ डिस्क की बात करोगे तो 3r/2π पे होता है। Y सेंटर ऑफ मास ही होता है, X में तो कुछ भी नहीं होता है, वो सिमेट्रिकल होता है, X तो 0 हो जाता है। अब बात करते हैं सॉलिड हेमीस्फीयर का, यानी कि आप कटोरा ले लो, कटोरा में पूरा बालू भर दो तो वो बन जाता है सॉलिड हेमीस्फीयर। या फिर आप कोई गोल संतरे को ले लो, उसको 2 भाग में काट दो तो एक भाग वो सॉलिड हेमीस्फीयर होता है, और इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर से 3r/8 डिस्टेंस पे होता है। r यहाँ पे उस हेमीस्फीयर का रेडियस होता है। सॉलिड हेमीस्फीयर की बात करें तो r/2 डिस्टेंस पे होता है। एक होता है हॉलो कॉन, जानते हो ना, आइसक्रीम, उसकी सेंटर ऑफ मास उसके बेस से h/3 पे होता है। सॉलिड कॉन, उसके सेंटर ऑफ मास उसके बेस से h/4 डिस्टेंस पे होता है। ट्रायंगुलर प्लेट लेमिना जो होता है ना, उसका h/3 डिस्टेंस पे होता है उसके बेस से। तो दोस्तों, ये थे अपने कुछ बेसिक से फॉर्मूले बहुत सारे कॉन्टिन्यूस बॉडी का। आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, चाहे JEE हो, नीट हो, क्लास 11th हो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही है। अब बात करते हैं कुछ डायनामिक्स का, जैसे काइनेमेटिक्स आपने पढ़ा था और उसके बाद सर्कुलर मोशन पढ़ा था। तो सेंटर ऑफ मास में किस तरह से हम उस डायनामिक्स का इस्तेमाल करेंगे? देखो, पोजीशन वेक्टर जो होता है ना, सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? M1 R1 M2 R2 M3 R3 सारे का समेशन अपॉन टोटल मास। अब देखो, पोजीशन को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? वेलोसिटी आएगा, है ना। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3 डॉट डॉट M1 MN VN अपॉन टोटल मास। एक्सेलरेशन की बात करें तो M1 A1 M2 A2 M3 A3 अपॉन टोटल मास आ जाता है। अगले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, यानी कि आपको कंजर्व करना है लीनियर मोमेंटम को। कैसे करोगे भाई? अगर किसी बॉडी या फिर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 लग रहा हो तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है। आपको बहुत सारे क्वेश्चन में इसका इस्तेमाल आएगा सेंटर ऑफ मास में। अब बात करते हैं कोलिजन का। कोलिजन कितने होते हैं? एक इलास्टिक होता है, एक इन इलास्टिक। कोलिजन की बात करते हैं, कोलिजन कितने होते हैं? एक इलास्टिक कोलिजन होता है, दूसरा इन इलास्टिक होता है। इलास्टिक कोलिजन में जो E होता है ना, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो 1 होता है, जबकि इन इलास्टिक के केस में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होता है? 0 होता है। और दूसरा कोलिजन होता है, एक मान लो इधर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इधर से सीधे टकरा गया, इसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और दूसरा होता है किसी एंगल पे कोलाइड करना, मान लो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे टकराया, मतलब किसी एंगल पे टकरा गया,
तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। जहाँ पे हेड ऑन टकराता है ना, उस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम कंजर्व कर दो और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन बता दो। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन अपॉन चेंज इन वेलोसिटी बिफोर कोलिजन। और हाँ, किसी एंगल पे जब कोलाइड कर रहा हो ना, तो जहाँ पे लाइन ऑफ इम्पैक्ट होता है, जिस डायरेक्शन में वो इम्पैक्ट कर रहा होता है, उसके अलोंग ही मोमेंटम कंजर्व करते हैं, क्योंकि उसके अलोंग ही नेट फोर्स जीरो लगता है। उसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी सेम रहता है दोनों केस में। लास्ट में थोड़ा रॉकेट फ्लो पोर्शन का एक कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, उसमें एक ही फार्मूला है एफ थ्रस्ट का। उसका फार्मूला है एफ थ्रस्ट बराबर वी रिलेटिव इंटू डी एम बाई डी टी। तो ये था सेंटर ऑफ मास के सारे फॉर्मूले। हमने कोशिश किया बहुत आसान रखने का इस सेशन को। आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल हुआ होगा, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत पास है, इसलिए हमने थोड़ा जल्दी खींचने का प्रयास किया। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।